नमस्कार, निरोग स्ट्रीट के विशेष कार्यक्रम निरोग संवाद में आपका स्वागत है। आज के शो में हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के कारण और आयुर्वेद में उसके लिए बताए गए उपायों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज की इस परिचर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर स्नेहल कदम हैं, जिनका आयुर्वेद के क्षेत्र में 17 वर्षों का अनुभव है और डायबिटीज, गायनेक, जॉइंट, मसल, स्पाइन डिसऑर्डर्स जैसी बीमारियों के उपचार में इन्हें विशेषज्ञता हासिल है। डॉक्टर स्नेहल, आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। डॉक्टर स्नेहल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी पीसीओडी के बारे में कि ये क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं और आयुर्वेद के शास्त्रों में इसके बारे में क्या कुछ कहा गया है। पीसीओडी जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है। मतलब स्त्री के शरीर में स्त्री बीज जहाँ निर्माण होते हैं वो अंडाशय, जिसको ओवरी बोला जाता है, उसमें से ओवम बन के वो रप्चर होकर बाहर निकलता है। तो वो रप्चर होकर बाहर निकलने की जगह अंदर ही रह जाता है और उसमें पानी की गांठें बन जाती है। तो ओवरी में जो पानी की गांठें बनती है उसी को सिस्ट बोला जाता है और वो मल्टीपल गांठें होती है, इसलिए उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी बोला जाता है। इसके लक्षणों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंट वेट गेन, इरेग्युलर पीरियड्स बहुत ज़्यादा डिले हो जाना। कुछ पेशेंट्स को तो मैंने देखा हुआ है कि 8-8 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं। कंसिस्टेंटली वेट गेन होता रहता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से। एंग्जाइटी होती है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको हिर्सुटिज्म होता है, मतलब फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, फेस पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है। ये सारे पीसीओडी के सिम्टम्स है। बहुत ज़्यादा वीकनेस भी फील हो सकता है। अब आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं तो आयुर्वेद में योनि व्यापद एक संकल्पना दी है। तो योनि व्यापद मतलब स्त्री योनि में जो जो तकलीफ़ें हो सकती है उन सब का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट, तीनों की जो 3 अलग अलग संहिताएं हैं, तीनों में 20-20 योनि व्यापद दिए गए हैं। तो एग्जैक्टली योनि व्यापद से हम मैच नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कुछ ट्रीटमेंट और कुछ लक्षण अलग अलग योनि व्यापद से मैच करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम आयुर्वेद के हिसाब से पीसीओडी की ट्रीटमेंट करते हैं। तो वैद्य, पीसीओडी होता क्यों है? इसका मुख्य कारण क्या है? पीसीओडी होने का जो मेन रीज़न है वो इन जनरल लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम होता है। जैसे आजकल फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, बैड ईटिंग हैबिट्स है, रात को बहुत देर तक जागना, देर रात को खाना या फिर खाना खा के तुरंत सो जाना, मल्टीपल टाइम्स खाना या शौक के लिए खाना। जैसे लोग या फिर टेंशन है इसलिए ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या फिर खाना अभी खा लिया है लेकिन कुछ पसंद की चीज़ आ गई सामने तो खा ली। इसको आयुर्वेद में अध्यशन बोला गया है। मतलब बार बार खाते रहना, पहला खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है उससे पहले ही दूसरा खाना खा लेना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पीसीओडी का एक मेन रीज़न है। इसी के साथ में स्ट्रेस की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं और उसकी वजह से भी पीसीओडी डेवलप होता है। तीसरा चीज़ है ओबेसिटी। अब ओबेसिटी और पीसीओडी दोनों चीज़ें साइकिल में हैं। मतलब अगर ओबेसिटी है तो पीसीओडी होने के चांसेस है, पीसीओडी है तो ओबेसिटी होती है, वेट गेन होता रहता है। तो ये एक साइकिल है। सेकंड चीज़ है कि कुछ डिसीजेस जैसे कि थायराइड है, तो थायराइड में भी पीसीओडी होने के चांसेस होते हैं। तीसरी चीज़ है कि आजकल जो मार्केट में सब्जियां मिलती है या फ्रूट्स मिलते हैं या फिर जो दूध भी मिलता है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या फिर जो सब्ज़ी और फ्रूट्स की ग्रोथ होती है वो जल्दी मैच्योर हो उसके लिए उसमें ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। गाय या भैंस को भी ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी काम करता है, ह्यूमन बॉडी में भी वो उसका सिक्रीशन होता है। तो जब बाहर से जब ऑक्सीटोसिन हमारे बॉडी में जाता है तो हमारे बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब होना बहुत नेचुरल बात है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आज की तारीख में पीसीओडी के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं। वैसे पीसीओडी का इलाज क्या है? आयुर्वेद में इसके लिए कोई इलाज है जिससे इससे समाधान मिल सके? बिल्कुल, आयुर्वेद में पीसीओडी का ट्रीटमेंट किया जाता है और सक्सेसफुली होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद में नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट है। जो मॉडर्न साइंस में ट्रीटमेंट दी जाती है उसमें जो मेडिसिन यूज़ होती है तो वो हार्मोन्स होते हैं उसमें। मतलब अगर बॉडी में नेचुरली हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं तो वो बाहर से प्रोवाइड किए जाते हैं।
लेकिन आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट होती है उसमें बॉडी के अंदर ही हार्मोन्स बैलेंस हो, इस तरह की ट्रीटमेंट की जाती है। तो उसमें शोधन और शमन ऐसे 2 तरह की ट्रीटमेंट होती है। शोधन में पंचकर्म ट्रीटमेंट आती है, जिसमें उत्तर बस्ती और बस्ती ये 2 मेन ट्रीटमेंट्स हैं। लेकिन हर एक पेशेंट की प्रकृति, बॉडी टाइप, साइन सिम्टम्स जो भी दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट में चेंजेस हो सकते हैं। तो कुछ पेशेंट्स को वमन करने की भी ज़रूरत पड़ती है, कुछ पेशेंट्स में विरेचन की भी ज़रूरत पड़ती है। बस्ती और उत्तर बस्ती तो पीसीओडी के लिए स्पेसिफिकली करना ही होता है, ठीक है। तो ये सारी ट्रीटमेंट आयुर्वेद में बताई गई है। इसके साथ में ओरल मेडिसिन लेना भी उतना ही ज़रूरी है। वैसे पीसीओडी के उपचार के लिए कोई मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन या कोई चूर्ण जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, इसमें कुछ के आप हमें नाम बता सकती हैं? बिल्कुल। आयुर्वेद में सबसे बेस्ट जो माना गया है पीसीओडी के लिए वो है कुमारी आसव। कुमारी आसव मतलब उसमें एलोवेरा होता है। तो कुमारी का आयुर्वेद के अनुसार मुख्य गुण है भेदन करना। तो जो फॉलिकल्स रप्चर नहीं होते हैं और ओवम बाहर नहीं आता है, तो वो भेदन कार्य करके वो फॉलिकल रप्चर करने का काम करती है या रप्चर को स्टिमुलेट करने का काम कुमारी करती है। तो कुमारी आसव चॉइस ऑफ ड्रग है पीसीओडी में। उसी के साथ में कांचनार गुग्गुल है। कांचनार गुग्गुल का कार्य भी लेखन है। तो मेद का लेखन करके और लेखन कार्य से ही ओवरी का जो ओवम्स रप्चर होना या फिर जो सिस्ट ऑलरेडी बने हुए हैं उनका लेखन करके उनको ख़त्म करने का काम कांचनार गुग्गुल करता है। उसी के साथ हिंगवाष्टक चूर्ण दिया जा सकता है या फिर कुक्कुटनखी गुग्गुल भी दिया जा सकता है। कुक्कुटनखी गुग्गुल भी कांचनार गुग्गुल की तरह ही लेखन कार्य करता है। तो ये सारे जो मेडिसिन है, इसी के साथ में फलघृत भी दिया जाता है या फिर शतपुष्पा तेल या शतपुष्पा घृत भी दिया जाता है। शतावरी घृत का भी यूज़ होता है, शतावरी कल्प का भी यूज़ होता है। तो ऐसे मल्टीपल मेडिसिन है जो पेशेंट की प्रकृति और उनके साइन सिम्टम्स को देख के उसके अकॉर्डिंगली आयुर्वेद डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। वैसे पीसीओडी पेशेंट्स को कैसा आहार लेना चाहिए? पीसीओडी पेशेंट्स को अगर हम आहार की बात करते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। मैदे की चीज़ें नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि पीसीओडी के पेशेंट्स इन जनरल ओबेस देखे जाते हैं। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि लीन पेशेंट है और उसको पीसीओडी भी है। ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं, ना नहीं है, लेकिन उनका ट्रीटमेंट अलग होता है, ओबेस पेशेंट का ट्रीटमेंट अलग होता है। तो ओबेसिटी को रोकना, सबसे पहले तो डिसीज़ की ट्रीटमेंट होती है कोई भी, तो सबसे पहले उसकी प्रोग्रेस रोकना, ये पहला काम होता है। उसके बाद क्योर करने की बात आती है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी प्रोडक्ट्स, मैदा, ये तीनों चीज़ें अवॉइड करनी है। स्ट्रीट फूड है और ऑयली स्पाइसी फूड है, ये सब अवॉइड करना होगा। क्लीन घर का खाना खाना है, इन शॉर्ट बाहर का खाना नहीं खाना है, बिल्कुल अवॉइड करना है बाहर का खाना। उसके बाद में आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ओबेसिटी भी है और पीसीओडी भी है। हार्मोन बैलेंस करने के लिए जितना आप एक्सटर्नल काम करते हो, मतलब मेडिसिन से जितना काम होता है, उतना ही आपके बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको ट्रेन करना भी ज़रूरी है। तो जब आप सूर्य नमस्कार करते हो, मत्स्यासन करते हो या फिर पश्चिमोत्थानासन करते हो, तो ये सारे आसन जो है वो हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। उसके बाद में जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस की भी एक साइकिल होती है। स्ट्रेस जितना आपको बढ़ेगा, पीसीओडी उतना ही बढ़ेगा। ओबेसिटी और पीसीओडी का जैसे डायरेक्ट कनेक्शन है, वैसे ही स्ट्रेस और पीसीओडी का भी डायरेक्ट कनेक्शन है। तो उसी के लिए मेडिटेशन करना, थोड़ा सा प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम करना, ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। एक पीसीओडी के पेशेंट को ठीक होने के लिए मेडिसिन से वो ठीक तो हो भी जाएंगे, लेकिन वो साइकिल्स रेगुलर प्रॉपर होनी चाहिए, बाद में वापस पीसीओडी ना हो, इसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप कर लोगे, जो रीजंस है, इसके कारण है पीसीओडी होने के, स्ट्रेस कैसे मैनेज करोगे? तो आपको रेगुलरली प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ये प्रैक्टिसेस आपको कंसिस्टेंटली रेगुलर बेसिस पे करोगे आप, तो वो मैनेज होगा और हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे। उसी के साथ आप
पूरी ज़िंदगी भर कभी भी बाहर का खाना नहीं खाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारी डेली रूटीन में ही हमें वो चेंजेस करने चाहिए जिससे आपको आगे भी पीसीओडी की प्रॉब्लम ना हो। वैसे मेरा एक सवाल ये है कि फीमेल जैसे विवाह होता है उसके बाद प्रेगनेंसी के टाइम पे ही हमें पता चलता है कि पीसीओडी है या नहीं है। उससे पहले अगर किसी ने टेस्ट कराया तो आपको अभी कैसे पीसीओडी हो गया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या है इसका? नहीं, इन जनरल क्या होता है ना कि पहले के टाइम पे ये था कि अवेयरनेस नहीं था, जब कि पेशेंट पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रहे, डिले हो रहे, इग्नोर किए जा रहे हैं कि हाँ कि शादी से पहले ये सारी चीज़ें होती है। ये पहले की मानसिकता थी। जब अवेयरनेस नहीं था, पीसीओडी के पेशेंट बहुत कम देखने मिलते थे। तो इन जनरल वो जब इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, शादी के बाद प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तब जब वो चेक करने आते थे तब हम सोनोग्राफी करवाते हैं या फिर हार्मोन्स के टेस्ट करवाते, ब्लड टेस्ट करते, तब डायग्नोस होता है। लेकिन अभी पीसीओडी के लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जैसे फेशियल हेयर ग्रोथ होती है पीसीओडी में, ये एक मेन रीज़न है। तो अब तो सैलून वाले, पार्लर वाली जो दीदियाँ होती है वही बता देती है कि आपकी हेयर ग्रोथ कुछ ज़्यादा हो रही है, आप एक बार चेक करवा लीजिए। मतलब इतना अवेयरनेस हो चुका है अब। तो अब मतलब शादी से पहले भी अगर लड़कियों को पीसीओडी होता है तो वो डायग्नोस हो जाता है। पीसीओडी है या नहीं ये जानने के लिए हमें कौन सा टेस्ट करवाना होता है? उसके लिए 2 चीज़ें होती है। एक तो आपके ब्लड टेस्ट होता है जिसमें सारे हार्मोन्स का टेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो कंफर्मेशन हमें मिलता है वो सोनोग्राफी से मिलता है, अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी जो कहा जाता है। वो करने के बाद, क्योंकि वो विजुअलाइज होता है, ठीक है, सोनोग्राफी मतलब डायरेक्ट विजुअलाइजेशन होता है कि हाँ सिस्ट दिख रहे हैं, तो वो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। उसी के साथ में जो आपके क्लिनिकल साइन सिम्टम्स है कि फेशियल हेयर ग्रोथ है, वेट गेन है, या पीएमएस होता है, मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स सिंड्रोम होता है कि आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, आप डिप्रेस हो रहे हो, बहुत सेंसिटिव होती है लड़कियां उस टाइम पे। तो ये सारे सिम्टम्स सोनोग्राफी से कंफर्मेशन मिलता है, ब्लड टेस्ट होते हैं। तो ये सारे जब कंबाइन होते हैं तो डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ पीसीओडी है, और फिर अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट भी की जाती है। मेडिसिनल पीसीओडी पेशेंट आफ्टर मैरिज कंसीव कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम? पीसीओडी के पेशेंट का पीसीओडी बिल्कुल ठीक हो सकता है। ठीक है, ठीक है। 3 से 6 महीने में वो नॉर्मलाइज होते। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि ओव्यूलेशन हो रहा है लेकिन फिर भी सिस्ट बन रहा है। जो रेसिड्यूअल होता है, ओवम निकल जाने के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम रहता है उसका सिस्ट बन जाता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम का भी अपना एक फंक्शन होता है, वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ठीक है, जिसके बाद प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है। तो उसके बावजूद भी ओव्यूलेशन होने के साथ भी पीसीओडी हो सकता है, सिस्ट बन सकते हैं। और पीसीओडी आयुर्वेद ट्रीटमेंट के साथ 3 से 6 महीने में कंप्लीटली क्योर होता है, मतलब एकदम खत्म हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और उसके बाद कंसीव भी हो जाता है, क्योंकि ओव्यूलेशन हो जाता है, शुरू होता है, तो नॉर्मली कंसीव हो जाते हैं। मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे सिर्फ फर्स्ट मंथ की ट्रीटमेंट की, और फर्स्ट मंथ के ट्रीटमेंट के बाद सेकेंड मंथ की ट्रीटमेंट के लिए हम वेट कर रहे हैं कि अब पीरियड्स आएंगे, फिर सेकेंड मंथ की ट्रीटमेंट हम वापस स्टार्ट करेंगे। तो उसके पीरियड्स ही नहीं आए, उसको प्रेगनेंसी रह गई। मतलब इतना फास्ट रिजल्ट भी 1 मंथ to 6 months, कब मैक्सिमम 6 months। मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आपको पीसीओडी है, बस एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलें और कंसल्ट करके अपना पूरा ठीक कर सकते हैं आप अपने आप को। ठीक है वैद्यस्नेहल, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि पीसीओडी पेशेंट को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? पीसीओडी पेशेंट को प्रिकॉशन लेने में तो सबसे पहले कि बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, घर का खाना खाइए, रेगुलर फिजिकली एक्टिव रहिए। अब क्या है, हम फीमेल्स भी अब ऑफिस वर्क करती है तो दिन भर बैठे रहना होता है, तो हर 1-1.5 घंटे में ब्रेक लेके थोड़ा एक चक्कर लगा ले, या फिर लंच टाइम में थोड़ा सा वॉक कर लिया, या मॉर्निंग इवनिंग जैसे भी टाइम एडजस्ट हो। वैद्यस्नेहल, उसमें कोई वॉक इतना करना ही चाहिए मिनिमम, ऐसा है? देखिए 3000 स्टेप्स अगर होती है तो हम पूरे दिन में तो हम फिजिकली एक्टिव है ऐसा माना जाता है, ठीक है।
अगर 5000 स्टेप्स होती है तो माना जाता है कि आपने कुछ थोड़ा सा वर्कआउट किया, इतना माना जाता है। ठीक है, अगर 10,000 स्टेप्स होती है मतलब आप प्रॉपर फिजिकली एक्टिव हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको वॉक करने के लिए टाइम चाहिए, 10,000 स्टेप्स करने के लिए आपको मिनिमम 1 से सवा घंटा चाहिए। अब इतना टाइम हर कोई नहीं निकाल पाता, तो 3 से 5,000 स्टेप्स अगर हो रही है तो साथ में आप सूर्य नमस्कार है, प्राणायाम है, ये सारा वर्कआउट करके, ये भी वर्कआउट ही है, ये भी फिजिकल एक्टिविटी है। वॉक से क्या है, सिर्फ आपके जो डाइजेशन सिस्टम वगैरह उसका होगा, या फिर आप फिजिकली एक्टिव रहोगे, कैलोरीज बर्न होगी। लेकिन जब आप सूर्य नमस्कार और योगासन करते हैं तो उस समय आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी एक्सरसाइज होती है, उनका फंक्शन प्रॉपर चलता रहता है। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है कि एक्सरसाइज भी कीजिए, साथ में वॉक भी कीजिए। मेडिसिनल हमसे बातचीत करने और हमारे दर्शकों को पीसीओडी से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी निरोग संवाद का यह एपिसोड पसंद आया होगा। निरोग संवाद के अगले एपिसोड में हम एक नए विषय के साथ फिर से आपके सामने जल्द उपस्थित होते हैं। धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।